सही हो गया। चलें जी। जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वो बेसिकली सीज फायर लाइन थी। और ये 1972 में हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ। उसके अंदर जो बेसिकली सीज फायर लाइन थी, जो 1948 की वॉर के बाद बनी थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है। और ये सेपरेट करता है आज़ाद कश्मीर को वो जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है। और ये कब बनी थी? हमारी 1972 के अंदर बनी थी। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 861 किलोमीटर्स है। सही हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास आती है मैकमोहन लाइन। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बेसिकली इंडिया की है। ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। ठीक है। और चाइना कहता है कि ये 2000 किलोमीटर्स है, बट इंडिया कहता है कि नहीं, ये अराउंड 4000 किलोमीटर्स। और मोर एग्जैक्टली इंडिया क्लेम करता है कि ये 4057 किलोमीटर्स इसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है। और जो पाकिस्तान की कश्मीर के साथ वर्किंग बाउंड्री है, दैट इज 205 किलोमीटर। ये सियालकोट वाला जो बॉर्डर है वहां पर है ये। ठीक है। पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो बनता है हमारे पास 909 किलोमीटर्स का। और ये 1947 में इस्टेब्लिश हो गया था। फिर अब पाकिस्तान, अब देखें जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वो तो हमारा बहुत ही कंटेंशियस है ना विद इंडिया। बट जो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है वो वाहिद बॉर्डर है जिसपे कोई इतना खास मसला नहीं हुआ। अफगानिस्तान के साथ भी हमारा प्रॉब्लम है कि जो अफगानिस्तान हमारी ड्यूरेंट लाइन है उसको रिकग्नाइज नहीं करता। ठीक है। ये हमारी स्टैब्लिश हुई थी ये ब्रिटिशर्स का अग्रीमेंट हुआ था विद द अफगान लीडरशिप एट दैट टाइम इन 1893। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 2430 किलोमीटर्स है। और उसके बाद जो हमारा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है। इंडिया वाले को फर्स्ट लॉन्गेस्ट इसलिए बोलती है क्योंकि उसके अंदर फिर लाइन ऑफ कंट्रोल भी आ जाती है। ठीक है। और ये हमारी जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। और वो जो है हमारा है 523 किलोमीटर्स है। और ये 1863 में सीरीज ऑफ अग्रीमेंट हुए थे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और फिर उसके बाद हमारा बॉर्डर इशू जो था वो चाइना के साथ फॉर गुड सेटल हो गया था। ओके जी। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो 1962 से ही चल रहा है। और इनकी एक वॉर भी हुई थी 1962 में। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर 2919 किलोमीटर्स। और इंडियन साइड से अगर आप इसको टैली करेंगे तो वो उसको ज्यादा बताएंगे। लेकिन आपने जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बताती है फिगर्स, वही आप लोगों ने हर जगह पे मेंशन करना है, या इसका जो क्वेश्चन आता है तो आपने यही लिखना है। फिर हमारा जो अरेबियन सी वाला है वो 1046 किलोमीटर्स है। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान होता है 881913 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये पाकिस्तान 36 लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है इस तरह से। एंड द मेजोरिटी, खैर इस चीज़ को करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको एरिया पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उनमें से बता दूं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, कुछ आईपीओ में। आपको पता होना चाहिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, जो म्यूटनी थी, वो 1857 में स्टार्ट हुई थी। और 1857 में कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेरठ में स्टार्ट हुई थी। फिर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उसके 10 साल बाद 1867 में। फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वो 1905 में हुई थी। और उसके बाद वो पार्टीशन एनल हो गई थी 1911 के अंदर जाकर। लेकिन जैसे ही 1905 में होती है वैसे ही शिमला डेपुटेशन भी चली जाती है। और शिमला डेपुटेशन में जो मुस्लिम लीडरशिप होती है, अराउंड 35 लोग थे, सरागा खान की लीडरशिप में वो जाते हैं। और फिर वो जाके कहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। वाई? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है वो चेंज हुई है इन ब्रिटेन, इंग्लैंड में चेंज हो गई है। तो इससे बेहतर कि वो यहाँ पर मेजोरिटी वाला रूल ले आए, या जिनकी ज़्यादा मेजोरिटी हो उनकी गवर्नमेंट आएगी। उससे बेहतर हम ऐसा करें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें। बिकॉज मुस्लिम मेजोरिटी में तो नहीं है लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी भी नहीं है। और अगर मेजोरिटी वाला रूल आ जाएगा तो हम कभी गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। इसलिए मुस्लिम्स ने 1906 से ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना शुरू कर दी थी। और ये वाला आपका एमसीक्यू आया हुआ है, इसलिए इसको जहन में रखें अपने। ठीक है। 1906 में जो शिमला डेपुटेशन हुई थी, तो एमसीक्यू की जो थी ऑप्शंस वही थी, शिमला अग्रीमेंट या शिमला कॉन्फ्रेंस। तो आपने याद रखना है कि शिमला डेपुटेशन ही आपने उसमें आंसर लिखना है। फिर आपकी एआईएमएल कब फॉर्म हुई थी और कहाँ फॉर्म हुई थी? ढाका में फॉर्म हुई थी और 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। ठीक है। और किसके घर में हुई थी? शेख सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका जो थे, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, उनके घर में हुई थी। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं 1909 मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके इसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट हो गई थी। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, इनको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। और इसके अंदर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, या बस उसकी आपने एक बात याद रखनी है कि सीट्स जो थी वो बढ़ा दी थी 16 से 60, दैट सेट। इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं करना। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं और मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास आती है 1911 में, जो 1905 में पार्टीशन हुई थी उसको एनल कर दिया था। और एनल किसने किया था? जॉर्ज फाइव ने किया था, हु वाज एम्परर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ये बेसिकली जो वास्को ड गामा और ये डच और ये डैनिश और फ्रेंच, ये बेसिकली इनकी जो वॉयजेस हैं, ये सारे के सारे कुछ स्पेनिश हैं, कुछ पोर्टुगीज हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, उनके वॉयजेस हैं इंडिया में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर कायद आजम जो है वो कब पार्ट बने थे मुस्लिम लीग का? 1913 में। और कायद आजम कांग्रेस का पार्ट कब बने थे? 1906 में। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस ईयर AIML बनी थी, उस साल जो है मुस्लिम लीग का पार्ट बने थे उस दिन उस साल जो है कायद आजम ने क्या ज्वाइन की थी? कांग्रेस ज्वाइन की थी। और 1913 में फिर उन्होंने ज्वाइन कर ली थी क्या कहते हैं ये, AIML। और 1928 के अंदर इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था, ठीक है। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को प्रेसिडेंट बना दिया था मुस्लिम लीग का। और जैसे ही इनको 1916 में प्रेसिडेंट बनाया था, वैसे ही लखनऊ पैक्ट भी हो गया था। लखनऊ पैक्ट जो था वो मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान के एक वाहिद पीसफुल अग्रीमेंट था, जिस ये वाहिद टाइम था जब इंडियंस ने, जब हिंदूज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हम आपके साथ जो है आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत ही पीसफुल किस्म की इनकी कॉन्फ्रेंस थी। ये बेसिकली AIML का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कंबाइंड सेशन था। तो इट इज इस टाइम पर जो था कायद आजम को बहुत ज़्यादा मानना शुरू हो गए थे इवन हिंदूज भी। एंड दे सेड के जो सरोजनी नायडू थी उनकी जर्नलिस्ट, शी सेड के कायद आजम या मोहम्मद अली जिन्ना इज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अभी यहाँ तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना यही चाहते थे कि मुस्लिम्स और हिंदू जो है वो मिलजुल के रहें और सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए और 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल जाए इनको सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, सही है। मैकमोहन लाइन का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है और ये 1914 के अंदर मैकमोहन लाइन बनी थी, बट बिटवीन द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके अलावा 1906 का मैंने आपको लखनऊ, 1916 में है लखनऊ प्रैक्टिस, उसको मैं सही कर लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास? रावलेट एक्ट आता है। रावलेट एक्ट ये था कि 1919 में बेसिकली सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गई थी तो जाहिर बात है जो सब कॉन्टिनेंट था ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो ये जो है ना ब्रिटिश कॉलोनी, ये बेसिकली रिवोल्ट का यहाँ पे खतरा था। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम यहाँ पे बहुत सख्त किस्म के अहकाम जारी कर देंगे, बहुत सख्त किस्म का रूल ऑफ लॉ कर देंगे ताकि ओके, ये क्लोज द डोर, ठीक है। कैन यू गाइस हियर मी नाउ? Okay, sorry, the internet got disconnected. Let me change the internet device. ओके, तो फिर क्या हुआ कि आपकी 1919 में जो राउलेट एक्ट आया था उसके अंडर बहुत ज्यादा हार्श रूल्स लगा दिए गए थे मुस्लिम्स के ऊपर भी और हिंदूज के ऊपर भी। लेकिन वेट अ सेकंड, यस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्या मसला हो गया सर? ओके, कैन यू गाइस हियर मी नाउ? कैन यू टाइप इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली नाउ? ओके, अच्छा जी। फिर उसके बाद हमारे पास राउलेट एक्ट आ जाता है और राउलेट एक्ट में यही बात उन्होंने कही थी कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना इनके ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगा देंगे। तो उस राउलेट एक्ट की रिस्पॉन्स में जो है गांधी ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। और सब ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि हमने इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इस राउलेट एक्ट के नतीजे में जो कायदे आजम थे उन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली से भी रिजाइन कर दिया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली से कब रिजाइन किया था, तो वो 1919 में किया था। लेकिन कांग्रेस से कब रिजाइन किया था? वो 1928 में किया था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी इसके अंदर,
उसके बेसिकली राउलेट एक्ट में ये बात की थी कि जी कोई किसी को अगर अरेस्ट कर लिया तो उसकी बेल नहीं हो सकेगी, और किसी को किसी भी बात पे अरेस्ट किया जा सकता है। लोगों की प्रोसेशन के ऊपर उन्होंने क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। फिर क्या होता है कि ना एक बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन होता है जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग जो था, एक अमृतसर के अंदर एक बाग था जिसकी एक गार्डन था बड़ा सारा, जिसकी सारी सारा तीन जो है ना बाउंड्रीज थी और सिर्फ इसकी एक ओपनिंग थी। तो वहां पर आकर जनरल डायर ने, वहां पे पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, बैसाखी का इवेंट था। तो जनरल डायर ने आके उनको विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, जो वहां पे 2-3 हजार लोग थे, उनको वार्निंग दिए बगैर उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया था, और उनके पास कोई एग्जिट का रास्ता भी नहीं था। तो दिस वाज ब्रूटल मैसेकर दैट वाज डन बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज एट दैट टाइम। और इसको एक ब्लैक इवेंट के तौर पे याद किया जाता है, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और साथ ही हमारे मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म भी आ गए थे। अब हर 10 साल बाद ये अपने रिफॉर्म्स देते होते थे। पहले हमारे पास 1909 में कौन से थे, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स थे, और फिर आए मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म। और जो मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म थे, इसमें बेसिकली डायरकी आ गई थी। और डायरकी अगर कोई पूछे आपसे तो सबसे पहले कब आई थी, तो 1919 में आई थी। डायरकी क्या होता है, एक पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो इसकी डायरकी थी वो कहाँ आई थी, प्रोविंसेस के अंदर आई थी, सही है। और फिर बाद में जाकर जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स होंगे उनके अंदर डायरकी यहाँ से निकालकर सेंटर में डाल दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, कायदे आजम को टाइटल दिया था जी पटना पटना सेशन ऑफ AIML में किसने दिया था, मौलाना मुहज्जरुद्दीन ने दिया था, लेकिन 1938 के अंदर दिया था, सही है। फिर उसके बाद हमारा, अच्छा जी, इसके बाद ना थोड़ी सी नीचे टाइमलाइन पे पहले हम जाएंगे, फिर हम वापस ऊपर आएंगे 1919 वाली में। ओके, यहाँ से हम पढ़ेंगे पहले। अच्छा, जब 1919 की राउलेट एक्ट आ गया ना, तो उस टाइम पे मुस्लिम्स ने ना ये सब चीजें स्टार्ट होगी, साथ साथ गांधी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। लेकिन इस टाइम पे जो ऑटोमन एम्पायर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले रहा था। ऑटोमन एम्पायर के लिए ना मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा करीब एक एफिलिएशन थी उनसे, बिकॉज वो मुस्लिम्स की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता था। तो जो वहां पे कैलिफ होता था, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत ही हाईली एस्टीम्ड, या बल्कि अपना कैलिफ समझा जाता था। तो क्योंकि वो वहां पर जंग हार रहे थे और ब्रिटिशर्स जंग जीत रहे थे, तो ये खतरा था कि जिस तरह जर्मनी के टुकड़े किए हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस में, सॉरी ट्रीटी ऑफ वर्साई में, बिल्कुल इसी तरह से ट्रीटी ऑफ सेवरस बाद में जाके होगी। इस तरह से ऑटोमन एम्पायर के भी टुकड़े कर देंगे। तो मुस्लिम इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने 1919 के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो जब उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की, तो साथ साथ यहाँ पर जो है राउलेट एक्ट के अगेंस्ट भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। वो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। तो गांधी ने इस एजिटेशन का फायदा उठाया और ये कंबाइंड मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और इसी के अंदर उन्होंने क्या किया, हिजरत मूवमेंट स्टार्ट करा दी। हिजरत मूवमेंट क्या थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भी मुस्लिम एमिनेंट लीडर्स ने बोला कि ये जो इंडिया है ना, अब ये दारुल हर्ब बन चुका है, सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए रहना हराम है, इसलिए वो अब क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए। माइग्रेट करके कहाँ चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए, दुनिया में कहीं भी चले जाए, बस इंडिया ना रहे। तो बहुत सारे मुस्लिम्स, तकरीबन 30,000 के करीब मुस्लिम अफगानिस्तान माइग्रेट करके अपनी यहाँ पे जमीनें वगैरह बेच के। तो जब वो वहां पे माइग्रेट कर गए, तो वो अफगानीज भी एक हद तक ही अपने पास रख सकते थे। उनका अमीर जो था, फिर उसने उनको मना कर दिया कि आप मजीद नहीं आएंगे। तो इस तरह से मुस्लिम की सोशियो इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर इसके अलावा जो इनकी एक और मूवमेंट थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि आप जो है सोशल बाइकआउट कर दें। मुस्लिम्स को बोला कि बिकॉज ये आप लोगों के साथ बुरा करें ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप ऐसा करें, जितने भी आपको टाइटल्स दिए हुए ना उनको रिनाउंस कर दें। आप स्कूल्स का बाइकआउट कर दें, आप कॉलेजेस का बाइकआउट कर दें, और बेसिकली ये आप जो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दें। फिर ये चलती रही, तो यहाँ पर बहुत सारे ना मिसहैप्स हुए। जैसे मोपला अपराइजिंग हुई, वो 1921 में हुई। अरब ट्राइब्स थे जिन्होंने ना बहुत सारे पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे वेंडालिज्म स्टार्ट कर दिया। तो ये इसलिए थी कि ये सपोर्ट करना चाह रहे थे और बेसिकली अनार्की स्प्रेड करना चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के इनको डिपोर्ट कर दिया। और तकरीबन 80 या 100 के करीब जो मोपलास थे ना, दे डाइड। तो ये 1921 के अंदर ये मसला हुआ था। फिर 1922 के अंदर चौरा चौरी ट्रेजेडी थी, जब जो मॉब था, जो इतने भी ये लोग इतने ज्यादा एजिटेटेड थे पब्लिक, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, और उसमें 22 पुलिस ऑफिसर्स जो है ना उनको, दे वर बर्न्ड अलाइव। तो फिर गांधी ने इस सब चीजों को देखा और उसने फिर इसको यूनिलैटरली बंद कर दी। मतलब उसने मुस्लिम से पूछा ही नहीं कि खिलाफत मूवमेंट चल रही है, हमने आपके साथ शुरू किया था। उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर इस तरह से खत्म कर दी, और मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट का जो एक पूरा का पूरा असल मकसद था वो तो अचीव हुआ नहीं। तो फिर इसलिए खिलाफत मूवमेंट भी वहां पर खत्म हो गई। और फिर मुस्लिम्स के साथ साथ ही 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस भी हो जाती है। और ट्रीटी ऑफ सेवरस में जो हुआ था, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए थे, आर्मीनिया किसी को दे दिया था, और काफी सारे उसके ग्रीस भी निकाल दिया था वहां से, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज अ वेरी पुअर डील फॉर मुस्लिम्स।
ओके गाइस, आई एम सॉरी, आई वाज अनएबल टू सी कि आप लोगों को जो है ना स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं नज़र आ रही थी आप लोगों को, आई एम रियली सॉरी। चलो मैं आप लोग, अब नज़र आ रही है? कैन यू गाइस लाइक सी इट नाउ प्रॉपर्ली? ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला। मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ था, हमारी 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। 1919 में राउलेट एक्ट आया था। राउलेट एक्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस थी। और 1919 के अंदर ही आपका मोन्टैक केम्सफोर्ड रिफॉर्म आ गए थे। और जो मोन्टैक केम्सफोर्ड रिफॉर्म थे वो बेसिकली ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स थे। उसके बाद हमारे नीचे मोन्टैक केम्सफोर्ड, ये 1919 के मोन्टैक केम्सफोर्ड रिफॉर्म आ गए थे। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को भूल जाइए, मैंने ना ऊपर लिख दिया है। जब मैं आप लोगों को एडिट करके भेजूंगी तो ये नीचे भेज दूंगी। 1919 में ही साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, और 1919 में ही आपका राउलेट एक्ट भी आता है। और राउलेट एक्ट के नतीजे में जो उसकी रिस्पॉन्स में जो हो रहा था, क्या कहते हैं, प्रोसेशन हो रहा था, उसमें जलियांवाला वाला मैसेकर हो जाता है, जिसकी डेट आपने याद रखनी है कि 13 अप्रैल 1999। ठीक है, फिर 1938 में पटना सेशन होता है, और उसमें, ओ सॉरी, ये भी नहीं करना, ये बाद में आएगा, सीक्वेंस से करनी, हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करते हैं। ठीक है, फिर आपकी होती है जी 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हिजरत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि अफगानिस्तान एक्सपेल होना शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 30,000 मुस्लिम चले जाते हैं। और फिर हिजरत मूवमेंट आपकी जो है वो किसने बेसिकली वो कराई होती है, मौलाना अब्दुल बारी एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन दोनों ने सारे के सारे फतवे दिए थे। फिर ट्रीटी ऑफ सेवरस हो जाती है 920 के अंदर। अगेन मुस्लिम्स जो हैं बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं, और ये ट्रीटी ऑफ सेवरस वो थी जिससे टर्की ऑटोमन एम्पायर के बेसिकली टुकड़े कर दिए थे उन्होंने। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट तो 1919 में ही स्टार्ट हो गई थी। और फिर साथ जो है हमारे क्या हो जाती है, मोपला अपराइजिंग पहले होगी, और फिर बाद में चौरा ट्रेजेडी होगी, और फिर हिजरत मूवमेंट होगी, और फिर ये खत्म हो जाएगी। यूनिलैटरली गांधी इसको जो है खत्म कर देगा। ठीक है, और एक सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से आपने जो है ना 1921 तक इसको एक बार देख लिया। फिर हम जो है ना ऊपर वापस ले जाएंगे। अब क्या होता है कि मुस्लिम्स जो है 1922 में चौरा चौरी ट्रेजेडी हो जाती है, और ये सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उसके बाद काफी अरसे तक कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान बहुत ज्यादा रिफ्ट आ जाता है, और बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो फिर दोबारा उनके वही मसले चलते रहते हैं कि हिंदूज ने जो लखनऊ पैक्ट में माना था कि हाँ जी हम आपको जो है वो देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, वो भी वहां से हट जाते हैं। और फिर 1927 में वो मुस्लिम्स को कहते हैं कि आप जो है ना हमसे ऐसा करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा कुछ भी मांग लें। तो दिल्ली प्रपोजल्स देती है पूरी की पूरी मुस्लिम लीग, और वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि आप हमें सेंट्रल लेजिस्लेटर में जगह दे दें, और हम सेपरेट इलेक्टोरेट ले लें बेशक। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आती है, और नेहरू कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, ना ही आपको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो हर जगह पे ना पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर इलेक्शन होगा। तो फिर कायदे आजम इसके बाद बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं, और वो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं 1929 में। अब ये आपका एमसीक्यू आया है कि कायदे आजम ने कब ये बात बोली कि नहीं अब तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए, और हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। वो हमारे पास कब आई थी, 1928 के अंदर, जब हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके बाद कायदे आजम ने ये बात बोली थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो आपको कहेंगे कि हाँ जी मुस्लिम ने सेपरेट मुल्क कब मांगा, अपनी सेपरेट कंट्री कब मांगी, तो वो सेपरेट कंट्री उन्होंने अपनी मांगी थी आफ्टर 1935 के जो इनके इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस के बाद मुस्लिम्स के साथ जो इन लोगों ने किया था, क्योंकि उनकी कांग्रेस में मेजोरिटी आ गई थी, एंड उन्होंने जो है ना दे अनलीश्ड हेल अपॉन मुस्लिम्स, उन्होंने बहुत बुरे सलूक किया था मुस्लिम के साथ। तो फिर मुसलमानों को पता लग गया था कि हाँ जी हमारे साथ ये हुए होना है अगर पावर इनके पास चली जाती है। और फिर उन्होंने बोला ना तो हमें अब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ना हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अब हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। ठीक है, ओके।
अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि कायद आज़म भी अपने पॉइंट्स देते थे 1929 में, और फिर जो है ना इलामा इकबाल आ जाते हैं और वो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट देते हैं अपनी इलाहाबाद के अंदर। और वो पहली बार ये बात बोलते हैं कि जी हमारा एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। बट अभी तक इलामा इकबाल ने तो ये बात बोल दी अपने इलाहाबाद एड्रेस पे, लेकिन अभी तक कायद आज़म के या मुस्लिम लीग की बाकी लीडरशिप ने इस चीज़ का हमारे वो नहीं किया, क्या कहते हैं, जो है ना डिमांड नहीं की। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर कांग्रेस जो है ना वो 1930 में होती है, और कांग्रेस उसको वो कर देती है, बायकॉट कर देती है। फिर उसके बाद गांधी जो है, इरविन, जो लॉर्ड इरविन होते हैं वहाँ के वॉइस रॉय, उनके साथ पैक्ट करता है 1931 में, और वो कहता है ठीक है, हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी खत्म कर देंगे, अब हम लोग जो है ना आपके साथ 1930, क्योंकि 1931 के अंदर एक और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई होती है जिसको डंडी मार्च कहते हैं, सॉल्ट मार्च कहते हैं। तो वो खत्म कराता है लॉर्ड इरविन उनके पास जाकर। क्यों ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए चल रही होती है बिकॉज जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्होंने टैक्स लगा दिया होता है सॉल्ट के ऊपर। तो वो सॉल्ट जो होता है वो तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग। तो गांधी कहता है जब हम खुद प्रोड्यूस करते तो हम इस पर टैक्स क्यों दें। तो वो डंडी मार्च चल रही थी, इसलिए 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो नहीं गए। देन क्या होता है, हमारे पास 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके लिए कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हम जाएंगे आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसकी बस आपने डेट्स याद कर लेनी है। ठीक है, 1931 के अंदर उसकी हुई है। फिर उसके बाद जो है 1931 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हिंदूज की माइनॉरिटी होती है उनको राइट टू वोट मिल जाता है, उनको राइट टू रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, और इसलिए फिर गांधी आके वापस आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भूख हड़ताल पे चढ़ा जाता है, और फिर जो माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके साथ वो पैक्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है, हम लोग आपको वी विल गिव अप द राइट ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर माइनॉरिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बिकॉज गांधी ने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इसको पूना पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, बस उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और उसके बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, और इलेक्शंस के अंदर जो है कांग्रेस जीत जाती है, और फिर वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। ओके। ओके, ये वाली हिजरत मूवमेंट वाली बात मैंने आप लोगों को करा दी थी, और फिर इसके अंदर ऊपर से वो मैंने आप लोगों को कराना था द अच्छा, तो कायद अज़म को टाइटल किसने दिया था कायद का? मौलाना मज़हरुद्दीन ने दिया था, पटना सेशन में एट पटना सेशन ऑन AIML का जो पटना सेशन था। ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1935 का जब वो हो जाता है, उसके बाद सीधा इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस होने के बाद तो कांग्रेस जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी। इलेक्शन जीतने के बाद 37 के अंदर जो है 35 के अंदर बेसिकली ऑल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, और 1937 के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। और फिर 1939 में वो जो कांग्रेस होगी वो तकरीबन 2.5 ईयर्स के बाद रिजाइन कर देगी। ठीक है, और जब 1939 में वो रिजाइन कर देगी तो फिर जो है ना मुस्लिम्स लाहौर रेजोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, ये हमारी लाहौर रेजोल्यूशन है, जो 3 दिन का एनुअल सेशन था 22 से 24 मार्च तक 1940 से इकबाल पार्क लाहौर में हुआ था। ठीक है, और किसने प्रेजेंट की थी? इट वॉज रिटन बाय मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ठीक है, और उसके बाद ये रिटर्न का मतलब इट वाज ड्राफ्टेड बाय हिम। और 3 जून प्लान आ गया था। 3 जून प्लान हमारा कब आया था? 3 जून 1947 को आया था, और इसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम 2 सेपरेट स्टेट्स बना देंगे, इंडिया और पाकिस्तान की, और इसके बाद जो स्टेट्स होंगी उनके पास राइट होगा कि वो किस भी कंट्री के साथ जाना चाहे उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो पहले गवर्नर जनरल होते हैं वो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाती है, और पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी कब बनती है? 10 अगस्त 1947 को बनती है। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो अपना वो कब लेते हैं, ओथ कब लेते हैं? ऑन 15 अगस्त 1947। और चीफ जस्टिस जो है वो उनको ओथ दिलवाते हैं। फिर उसके बाद लियाकत अली खान को पहला प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा जी इसका मैं थोड़ा सा ओके, तो ये थोड़े से इवेंट्स हैं जो आपको मोटे मोटे इन सबका पता होना चाहिए। जैसे 1947 में हमारी जो है इंडिपेंडेंस हो गई है। 12 मार्च 1949 को हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है।
ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होती है वो इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जो था उसको थोड़ा सा इम्पेटस मिला, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे मसले थे, लैंग्वेज का मसला था, रिप्रेजेंटेशन का मसला था, फिर उलेमास के मसले थे, बहुत सारे मसले थे। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ना वो फिर मैग्ना कार्टा बन गई और बेसिस बन गई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का। 56 के अंदर जो है 23 मार्च 1956 को हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। और उस टाइम पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो गुलाम मोहम्मद थे। सॉरी, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद नहीं थे, गुलाम मोहम्मद को 1955 में ऑस्ट कर दिया गया था। ठीक है, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बिकॉज उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। खैर, जब 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके 2 साल बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया था 7 अक्टूबर 1958 में, और अयूब खान ने उसके ऊपर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। ठीक है, जब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ये खुद ही चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान बेसिकली रिमूव सिकंदर मिर्ज़ा, और सिकंदर मिर्ज़ा वाज एक्साइल्ड टू तेहरान। और 1958 में इन्होंने फिर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई, और 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने नया नया कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, जो कि 8 जून 1962 को आया। अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर 1969 को जनरल अयूब खान ने खुद ही रिजाइन कर दिया। 1965 ये एमसीक्यू आया हुआ है कि 1965 में उन्होंने इलेक्शंस कराए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराए थे, और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराकर इन्होंने, अच्छा, 1969 में ही सवात को पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है। फिर 1965 में इलेक्शन हो गए थे, और उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जनरल अयूब खान ने एक और भी काम किया था, इट स्किप्ड माय माइंड। हाँ, जो 1 यूनिट प्लान था वो भी इनके ही दौर के अंदर आया था। ठीक है, और बोगरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो क्या था। बोगरा फॉर्मूला आया था 1953 के अंदर। ये जो मेरी डेट्स आपको बता रही हूँ आप लिखते रहें, क्योंकि शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई, तो आप साइड पे उसको लिखते रहें। 1953 के अंदर बोगरा फॉर्मूला आया था, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि बेसिकली एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट अगर ईस्ट पाकिस्तान से होगा तो प्राइम मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान से होगा, और दोनों एक जो अपर हाउस होगा उसके अंदर सेनेट होगा, और लोअर हाउस क्या होगा, नेशनल असेंबली होगी। टोटल 300 सीट्स दे दी थी, 165 ईस्ट पाकिस्तान की थी और बाकी सारी वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड होंगी। और जो अपर हाउस होगा, सेनेट होगा, उसमें 50 मेंबर्स होंगे, इनमें 10 हर एक मेंबर्स होंगे। ठीक है, 10 हर प्रोविंस से हमारे मेंबर्स होंगे। सही है। अब अगर आपसे पूछे पाकिस्तान में कितने फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। और फिर अगर जीबी का स्टेटस पूछे तो जीबी का स्टेटस क्या है, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है। ठीक है, जीबी को भी प्रोविंस का स्टेटस नहीं मिला। ओके, फिर हमारी अमेंडमेंट्स का पूछें तो आपने अमेंडमेंट्स का भी आपको सारा पता होना चाहिए। खैर, वो मैं आप लोगों को करा भी दूंगी। ओके जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 1 यूनिट फॉर्मूला आ गया था इनका। 1 यूनिट ख़त्म कब हुआ था, 1970 में ख़त्म हुआ था, 1969 में ख़त्म हुआ था, जब याया खान ने इम्पोज किया था मार्शल लॉ। और फिर 1970 के अंदर उन्होंने फिर क्या दे दिया था, LFO दे दिया था। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये एक थोड़े से टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और फिर उसके अंडर उन्होंने नए इलेक्शन हेल्ड करा लिए थे, और ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा सबसे पहले इलेक्शन हैं, और सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर किस्म के इलेक्शन थे। ठीक है, I will share this file once I'm done with the lecture, okay? ओके जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंडो पाकिस्तान वॉर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन। क्योंकि जो रिजल्ट्स थे वो फेवर में थे अवामी लीग के, जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, और फिर उस इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनकी गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन जो पाकिस्तान की लीड मिलिट्री लीडरशिप थी, और जो उस वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, they were already grappling everything, they were controlling everything। तो उनके डिले की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिसकंटेंट पैदा हुआ, एंड अल्टीमेटली सिविल वॉर हुई, और फिर फॉल ऑफ ढाका हो गया। 1972 के अंदर थोड़े से टाइम के लिए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, और फिर उसके बाद ये 72 की डेट इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जब अमेंडमेंट्स पढ़ा रही होंगी तब आपको बताऊंगी मैं कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है हमारी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो गया हमारा, और 1973 14 अगस्त को। ये तीनों डेट्स आपने याद रखनी है, पहली 23 मार्च की थी, फिर 8 जून की थी, और हमारी 14 अगस्त की है। ठीक है, ओके।
फिर उसके बाद हमारे पास आती है जी 1977 में ज़ियाउल हक आ जाते हैं, वो इम्पोज कर देते हैं मार्शल लॉ और गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ओवरथ्रो कर देते हैं, और ये 88 तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी और साथ इनकी इस्लामाइजेशन आ जाएगी। जिस तरह इनकी इस्लामाइजेशन आएगी, इस तरह भुट्टो की क्या आएगी, उनकी नेशनलाइजेशन पॉलिसी आएगी, वो हर चीज़ को नेशनलाइज कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है ये नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेकर आते हैं, लेकिन ये हमारा ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसको क्या करते हैं, हेल्ड इन अबेयंस कर देते हैं, ठीक है। और इसको मतलब ये इस तरह से, जिस तरह कोई आके सस्पेंड कर देता था, कोई एब्रोगेट कर देता था, उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया उसको। फिर 1988 के अंदर इन्होंने ना इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस की, इसके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आए, इसको हेविली जो है ना इन्होंने अपनी फेवर में कर लिया। फिर 1988 में इनका प्लेन क्रैश हो गया और इन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनेजो, उनको भी जो है जिनेवा एकॉर्ड साइन करने की वजह से उनको भी क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आपने नहीं लिखना 1988, वो प्लेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला कुछ नहीं है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की अभी तक। फिर मुशर्रफ साहब आ जाते हैं और वो भी मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं, उसको भी बेसिकली कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा ही नहीं है, ठीक है। और वो भी एक और नया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर देते हैं और वो कहते हैं मैं तो प्रेसिडेंट हूँ ही नहीं, मैं तो चीफ एग्जेक्टिव हूँ। और फिर जब वो करा लेते हैं, इलेक्शन करा लेते हैं, तो फिर कहते हैं हाँ अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, और वो 17th अमेंडमेंट आगे कराएंगे। और वो जो 17th अमेंडमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट को एम्पावर कर देगी, ठीक है। फिर 2002 में वो एलएफओ देते हैं। 2008 के अंदर जो है मुशर्रफ साहब रिज़ाइन कर देते हैं और पाकिस्तान जो है वो वापसी 18th अमेंडमेंट आती है और फिर पाकिस्तान दोबारा से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बन जाता है। 2013 में नवाज शरीफ साहब दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये बेसिकली एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये 2 ही आए हैं। और ये एक जो है वो उन्होंने दिया था, या जनरल याया खान ने दिया था और दूसरा मुशर्रफ ने दिया था, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर सम टाइम भी। 2018 में जो है वो इमरान खान आ जाते हैं और 2022 में उनको ऑस्ट कर दिया जाता है, ओके। जो हमारी जो रेजोल्यूशन थी वो किसने दी थी, सेकंड लिखी किसने थी, जफरुल्लाह खान ने, और सेकंड किसने की थी, मौलाना जफर अली खान ने फ्रॉम पंजाब, एंड ही वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और फिर सरदार औरंगजेब ने की थी फ्रॉम एनडब्ल्यूएफपी, अब्दुल्ला हारून ने की थी फ्रॉम सिंध, एंड गाजी ईसा ने की थी फ्रॉम बलोचिस्तान, ठीक है। और रेजोल्यूशन कब पास हुई, 20 इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 23rd मार्च, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा जी, अभी न्यू दिल्ली के अंदर ना, अभी कोई भी पूछे ना कि फलाना समिट कहाँ पर हुआ है, अगर न्यू दिल्ली की ऑप्शन आ रही हो ना, तो आपने न्यू दिल्ली का नाम लिख देना है, ठीक है। नो, वो बस एक फॉर्मूला दिया था लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उसको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते। फिर उसके बाद अभी न्यू इज बिग प्रेसिडेंट, अब ये मैंने थोड़े से जो है ना करंट अफेयर्स की वो लिखी थी इसके अंदर। उससे पहले हम जो है अपनी, एक सेकेंड, ओके। तो ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है। 74 के अंदर जो है ना पाकिस्तान की पहली जो है वो पहली अमेंडमेंट हुई है। 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। पहली अमेंडमेंट में बेसिकली इन्होंने सारी की सारी ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस वहाँ से निकाल दिए। सेकंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम की डेफिनेशन बताई और उन्होंने कहा जी ये मेरी नॉन मुस्लिम्स हैं। थर्ड के अंदर जो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं। और ये हाई कोर्ट वाली भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्स्थ के अंदर जो है बेसिकली उनकी एजेस के बारे में बात की थी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली इंपॉर्टेंट है, 7, बिकॉज इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही हटाया ना। तो 7th अमेंडमेंट, इसका ईयर भी याद करना, 1977, मतलब 7-7 ही है, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया, ठीक है। फिर आपकी 8th अमेंडमेंट है। 8th अमेंडमेंट किसने की थी, ज़ियाउल हक ने की थी, और इसमें इसने क्या किया था, पाकिस्तान का सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम से चेंज करके क्या कर दिया था, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया था। 85 में की थी, ओके। बाकी 9th वाली पास नहीं हुई आपकी, 9 और 11 दोनों पास नहीं हुई, ठीक है, इसको आपने 9-11 से याद कर लेना है। 10th भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी छोड़ दें। स्पीडी ट्रायल कोर्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 13th अमेंडमेंट जो है वो आपकी जो है
इससे प्रेसिडेंट से जो है ना पावर ले ली थी। किसने ली थी? ये नवाज शरीफ ने ली थी, और इसने प्रेसिडेंट की पावर ले ली थी कि आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। और ये जो थी वो अगर ये बेसिकली इसकी बेसिस के ऊपर नवाज शरीफ को भी एक बार डिसमिस किया गया था, और एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो को भी कर दिया था डिसमिस, इसलिए उसने आके अपनी गवर्नमेंट में ये पास ही करवा दी। सही है। और थर्ड बेसिकली जो 17th अमेंडमेंट आएगी वो आगे 13th अमेंडमेंट को रिवर्स कर देगी। ठीक है, ये कोटा सिस्टम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 13th अमेंडमेंट आप याद रख लें, एक 7th अमेंडमेंट याद रख लें, एक सेकंड अमेंडमेंट याद रख लें, सेकंड, 7th, 13th, और वो जो 8th अमेंडमेंट थी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी, ये कोटा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 17th आ गई। 17th ने बेसिकली रिवर्स कर दिया और दोबारा प्रेसिडेंट को पावर दे दी टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। और ये हमेशा जब डिक्टेटर आता है ना तो वो ये पावर ले लेता है। तो फिर दोबारा से जब मुशर्रफ आया तो उसने 2003 में ये पावर ले ली। ओके। फिर हमारी 18th अमेंडमेंट आती है, वो 2010 में आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने तकरीबन काफ़ी सारे आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस लेकर आया था, अमेंडमेंट लेके आया था। वो एग्जैक्ट नंबर देख लेगा, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, आप 18th अमेंडमेंट के रिलेटेड फैक्ट्स मैं शेयर कर दूंगी। मैंने लिखना था, मैं भूल गई, लेकिन वो उसके 4-5 फैक्ट्स हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी, वो भी आप लोग अपने पास लिख लेगा या याद कर लेगा। फिर फ्री एंड फेयर भी इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, 21st अमेंडमेंट आई हुई है, ठीक है। स्पीडी ट्रायल जो है वो क्या थी हमारे पास, 21st अमेंडमेंट में था। और ये जब मैं उसको सॉल्व कर रही थी तो मैंने इसमें 21st लिखा था, लेकिन उनका आंसर ही गलत था, उन्होंने 22nd लिखा हुआ था। ठीक है, 22nd फालतू है, 21st का आपको पता होना चाहिए है। री इस्टेब्लिश मिलिट्री कोर्ट्स वाला कौन सा था? 23 के लिए था, क्योंकि ये सनसेट क्लॉज था ना। 21 वाला सनसेट क्लॉज था, मतलब 2 साल के बाद उसकी लिमिट वो खत्म हो जानी थी, कि 2 साल के बाद उसने इनवैलिड हो जाना था। और ओके, 25th अमेंडमेंट का आया हुआ है, जिसके अंदर फाटा को मर्ज कर दिया था विद केपी के। सही है। 25th ये वाली। और 26th वाली में क्या है? बेसिकली जो सीट्स हैं उनकी बात की गई है, कि जो फाटा वाली सीट्स थी वो अब केपीके की सीट्स में ऐड कर दी जाएंगी, और फिर इस तरह से केपीके की सीट्स बढ़ जाएंगी। ओके, तो ये आपकी सारी की सारी अमेंडमेंट्स है। एक सेकेंड। ओके, यस, आई विल डेफिनेटली शेयर दीज फाइल्स विद यू, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। ओके। फिर अभी जितना भी जो भी नई मीटिंग हुई है ना, एससीओ की, वो भी न्यू दिल्ली में हुई है, जीएसटी की भी न्यू दिल्ली में हुई है, B20 की भी न्यू दिल्ली में हुई है, G7 G20 जिसका भी आता है ना, आपने सबका आराम से न्यू दिल्ली लिख देना है अगर वो ऑप्शन के अंदर है। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये उज़्बेक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये है, इनका नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, बस इस तरह की कोई भी चीज़ है, शौकत जिसके नाम में है वो लिख देगा। फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई थी। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भारत ने लिखी थी बुक। और इन इवन मतलब दे आर इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रीज अराउंड देम, स्पेशली द आशियान कंट्रीज अराउंड देम सो मच, कि वहाँ पर एक एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ का जो उनका मैस्कॉट है उन्होंने उनका जो भगवान हनुमान है उसको बनाया। और फिर चाइना ने फर्स्ट मिलियन पावर रॉकेट लॉन्च किया है, जोक 2। ये रैंडम फैक्ट्स है जो मुझे मिलते थे, वो मैं लिख लेती थी। 20th जुलाई को इंडिया ने आसियान कंट्रीज़ का होस्ट किया है। AI बेस्ड स्टार्टअप जो है इलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी को उन्होंने फ्रेंच ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर लेजेंड भी दी है। सीपेक का फेज़ हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी 2023 में। यूके के फॉरेन मिनिस्टर दोबारा, फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो दोबारा डेविड कैमरॉन लग गए हैं। ही इज़ देयर एक्स प्राइम मिनिस्टर एज वेल। और जो पाकिस्तान की सिस्टर जेफ हैं, शी वन, ये मैं बता दूंगी।
अच्छा जी, फिर सिस्टर्स एफ जो हैं शी वन द ग्लोबल टीचर प्राइज़। पाकिस्तान ने जो है चाइना के साथ अभी नेवल ड्रिल हेल्ड की है, उनको सी गार्डियन 3 है उनका नाम। और जो रियाद के अंदर अभी ओआईसी का वो हुई है, मीटिंग हुई है, और ओआईसी का सेशन हुआ है, साथ अरब लीग का भी सेशन हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? 11.5 मिलियन डॉलर, और ये पिछले साल से $4 मिलियन इंक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो यूएन का जो स्टाफ किल हुआ है वो ऐसे 101 हुआ है, लेकिन ये बहुत ही लेटेस्ट है तो ये वाला शायद ना आए। साउथ एशिया जो है मोस्ट वाटर स्कार्स रीजन है अकॉर्डिंग टू यूएन। और अभी पाकिस्तान 46 बिलियन रुपीस जो हैं वो रिकवर हुए हैं फ्रॉम पावर थेफ्ट। और पाकिस्तान का इस वक्त जो डेट है वो 78 ट्रिलियन रुपीस है, और ये सर्ज रेट जो है इसका 26% है एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ। और सोमालिया में फ्लड आया है। कॉप 28 दुबई में होगी। कॉप 27 कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में हुई थी, शार्म अल शेख में। और ये 146 बर्थडे थी 9 नवंबर को इलामा इकबाल की। और 16th इको समिट कहाँ पे हो रहा है? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तान का जो है आईएमएफ के साथ, आईएमएफ कब बनी थी? 1944 में। और आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है, और दोनों का बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है। और ये दोनों एक साथ ही बने थे 1944 में। और एक पाकिस्तान 23rd बार गया है आईएमएफ के पास। और पाकिस्तान को 3 बिलियन का लोन अप्रूव हुआ है, जिसमें से 700 मिलियन अभी पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर 6 नवंबर क्या होता है? कश्मीर का मार्टर डे होता है। दिस इज PKR। इसको मेरे ख्याल में तो PKR ही है। हाँ जी, इट्स PKR। ट्रिलियन में है तो PKR है, और अगर मिलियंस में होगा तो इट्स गोइंग टू बी डॉलर्स, ठीक है। ओके, 16th इको समिट है हमारा जी। ओके, ये हो गया मार्टर्स डे, ये हो गया। और कश्मीर 27 अक्टूबर क्या होता है आपका? ब्लैक डे कश्मीर का। SIFC जो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये सेशन है जो बेसिकली बिगिन हो रहा हुआ है यूएई के अंदर, और ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली एक्सप्लोर करेगा। न्यू स्टार्ट जो है 2011 में साइन हुई थी रशिया और यूएसए के दरमियान फॉर 5 years, ओके। क्यूबेक जो है ना 1763 में यूके का पार्ट बना था, और वो अब उससे इंडिपेंडेंस उसको मिली है। अब उसको इस ईयर उसको इंडिपेंडेंस मिली है। वेस्ट जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बोलते थे। बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब आई थी? 1917 के अंदर आई थी। 1949 में जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी। ये थोड़ी रैंडम इन्फॉर्मेशन है, इसको बस एक बार आप रीड कर लें। जिस तरह आपको नेटो का पता होना चाहिए कि नेटो कब बनी, फिर नेटो के मेंबर्स कितने हैं। इसी तरह से ये आपको यूरोपियन यूनियन का भी पता होना चाहिए, आपको शेंजन एरिया के मेंबर वाले पता होने चाहिए, आपको यूरोजोन के मेंबर पता होने चाहिए, ठीक है। डेटटॉन अकॉर्ड 1955 में हुए थे बोस्निया, क्रोएशिया और सर्बिया के दरमियान। 2001 के अंदर अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया था अगेंस्ट तालिबान इन अफगानिस्तान, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस उसामा बिन लादेन को उन्होंने वहां से एक्सट्रैक्ट करना था, दैट्स वाई। तो ये ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम था। फिर उसके बाद जो है वो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में हुआ था, और इसका मेन मकसद क्या था? एनवायरनमेंट क्या था? NPT क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था? पाकिस्तान इसका कभी मेंबर नहीं बना। पाकिस्तान इज अ नॉन सिग्नेटरी। और NPT के अलावा ये CTBT क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ही है। और क्वाड जो है इसके मेंबर्स कौन है? जापान, अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वाड के ये मेंबर्स हैं। और बेसिकली ऑकस में क्या है? इंडिया को इन्होंने निकाल दिया है, और इसमें इनका कौन है? ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US है। और ऑकस की डील कब हुई थी? NPT इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए है। जब भी कोई कंट्री इसको साइन करेगी तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ से प्लेज करेगी कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड नहीं करेगी, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी, ठीक है। बेसिक एक बेका क्या है? बेका इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह से कुछ है। और ये भी इसलिए कि हम आपसे अपनी जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करेंगे। मिलिट्री का अलायंस है ये। अभी पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस हुआ है अमेरिका के साथ, और उसके बारे में इतनी बात नहीं की जा रही। SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान और इंडिया एक साथ इसका पार्ट बने थे जून 9 में 2017 में। और इसका समिट कहाँ पे हो रहा है? अच्छा,
अभी तो इसका इंडिया में हुआ था, 21st समिट इसका हुआ था जी दुशांबे में, ताजिकिस्तान में। ये आपके एमपीडी में आया हुआ था, इसलिए मैंने लिख लिया था। सार्क का जो है सार्क कब बना था? 1985, 8 दिसंबर में बना था। और अब इसके कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। तो आपको 8 का फिगर नजर आ रहा होगा, 8 मेंबर्स, 8 दिसंबर 1985। यूरोप में 27 कंट्रीज हैं। यूरोप ईयू में 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। अगस्त 2021 में हुआ था जी। ईयू में जो है वो 27 कंट्रीज हैं, और 19 कंट्रीज हैं जो कि यूरोजोन में, मतलब उनके अंदर यूरो जो है वो करेंसी सब में चल जाती है। ब्रसल्स जो है इट्स अ कैपिटल विद लार्जेस्ट एरिया। इस वक्त हमारे इंकम्बेंट स्पीकर कौन है पाकिस्तान के? राजा परवेज अशरफ। पंजाब असम्बली के कौन है? सिप्तेन खान। और सिंध असम्बली के आगा सिराज दुर्रानी। और केपीके के जान खान जमाली। और बलूचिस्तान के मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो, ठीक है। ऑकस, ऑकस इज अ मिलिट्री अग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। और इसके अंदर बेसिकली यूके ने यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे। न्यूक्लियर पावर सबमरीन स्पेशल सबमरीन्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अरसे तक के लिए अंडर वाटर रह सकती है। और अंडर वाटर रहने का फ़ायदा ये है कि वो इतने अरसे तक अनडिटेक्टेड रहेंगी, ठीक है। ओके जी। फाटा जो है मर्ज हुआ था ऑन 25th अमेंडमेंट के साथ, ये मर्ज हो गया था। और उसके अलावा हिजबुल्लाह का पूछा हुआ है, हमास का पूछा हुआ है। हिजबुल्लाह कहाँ की ये है, बेस्ड है। हिजबुल्लाह इज बेस्ड इन लेबनान। और हमास कहाँ पे बेस्ड है? इट्स बेस्ड इन गाजा। और अल फतह कहाँ पर बेस्ड है? इट्स इन वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। और ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड जो था वो इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी जो रिसेंट अटैक किया था हमास ने, वो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड था, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में आईडी कार्ड्स कब आए थे? 1974 में आए थे। पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट होती है उसके दो हाउसेज होते हैं। अपर हाउस को बोलते हैं सेनेट, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली बोलते हैं। और पाकिस्तान में सिस्टम कौन सा है? फेडरेशन है, ठीक है। फेडरेशन है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया की जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा बोलते हैं, जैसे हमारी सेनेट। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर जो अपर हाउस है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। और अमेरिका के अंदर जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोलते हैं, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। 70 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। पाकिस्तान यूएन का मेंबर कब बना था? 1947 में बना था। और पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था? WTO बना था 1995 में। पाकिस्तान भी उसका मेंबर 1995 में ही बन गया था, ठीक है। सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में 2021 में आया था। नेशनल एंथम 1954 में अडॉप्ट हुआ था। और ये इसकी लिखा किसने था? हफीज जलंधरी ने। और इसकी ट्यून किसने बनाई थी? वो आप लोग देखेंगे किसने इसकी जो ट्यून थी वो किसने बनाई थी, मतलब इसकी कंपोजिशन। नेटो के 31 मेंबर्स हैं। करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। और ही बिलोंग्स टू पोर्टुगल, ठीक है। ही इज अ पोर्टुगीज। और इस तरह से कोफी अन्नान का पूछा हुआ था, तो वो कहाँ से थे? गाना से थे। फिर अफगान जो लीडर है, हाँ, अहमद जी छल्ला, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल कंप्लीटली स्किप माय माइंड, बट इट्स द राइट आंसर। ओके, सो फिर हमारे पास क्या था कि अफगान हेबतुल्ला समथिंग जो है वो अफगानिस्तान के। व्हाट हैपेंड इन 1955 अगेन? 1954 में इसको अडॉप्ट किया था। 55 का तो मैंने अभी तक नहीं नाम लिया। 1995 के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। मे बी आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, दैट इज 1995, क्योंकि 1955 में WTO बनी ही नहीं थी, उससे पहले गैट चल रहा था, ठीक है। और गैट का भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि गैट क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटीज। फिर उसके बाद हमारे पास आती है अफगानिस्तान के जो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त लीडर कौन है? वो कौन है? हैबतुल्लाह, ठीक है। और
उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या वो हैं, आपको वो भी पता होने चाहिए। उनका नाम जो है वो मुत्तकी पे एंड होता है। और इसी तरह से एक उनके मुल्ला अब्दुल गनी बारादर हैं, जो कि पाकिस्तान की उसमें रहे हैं पहले, ठीक है। तो उसको भी आपको एक नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं आप कैसे हैं। और फिर उसके बाद नाफ्टा क्या है? नाफ्टा इज अग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है एंड इट्स अबाउट उनकी जो भी उधर वहाँ पे कंट्रीज है उनके दरमियान ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। 2023 ओलंपिक्स का हो रहा है, जर्मनी में हो रहे हैं। लापी लजूली बेसिकली एक मेरे ख्याल में ये एक कॉरिडोर है बिटवीन टर्की एंड अफगानिस्तान। आई थिंक सो, या टर्की एंड अफगानिस्तान। और ईरान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। वर्ल्ड नेशनल रिलीजियस डे कब सेलिब्रेट होता है? 14 जनवरी को, ठीक है। और एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को। अच्छा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी है। और वर्ल्ड्स वो कौन सा सी है जहाँ पर जो है आप इन वो लाइफ नहीं होती? तो वो डेड सी है। और जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वो मारियाना ट्रेंच है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ वो क्या है? मारियाना ट्रेंच है। ठीक है जी। ओके, तो कुछ चीज़ें मैंने निकाली थी कि मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लूँ थोड़ा सा हमारा। ओके। हाँ। ओके, तो यहाँ पर एक ये दिस ये वाली आप लोगों ने खोल लेनी है। इसका मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देती हूँ। उनके पास काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं और ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। जिस तरह आपकी पाकिस्तान की असम्बली कब डिसॉल्व हुई, इमरान खान को कब इन्होंने जो है वो अरेस्ट किया, ये काफ़ी सारे। इसमें ना आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपने अगस्त वाला कर लेना है, ठीक है। इसमें आप जाएं cssmcqs.com, इसमें आप अगस्त वाला कर लें, सितंबर वाला कर लें और अक्टूबर वाला कर लें, ठीक है। ये तीनों जब आपके हो जाएंगे ना, तो आपके करंट अफेयर्स के काफी हद तक कवर हो जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स इतनी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि 20-25 ही आने हैं। उसमें से आपको पास काफी सारे आते होंगे, ठीक है। तो अगर आपने करना है और तो आप इसको यहाँ से करना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आप जो है ये देखें, ये इसका जुलाई वाला है। जिस तरह अभी पीसीबी का चेयरमैन कौन है? ज़का अशरफ है। चीफ सेलेक्टर कौन है? इंजमामुल हक है। बेल आउट कितना मिला है? 3 बिलियन मिला है। तो इसको एक बार नज़र से गुजार लेगा, ठीक है। सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है? फिर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी चाइना चाइना बना रहा है, ठीक। तो एक बार इन चीज़ों को अपनी नज़र से गुजार लेगा। हर प्रोविंस का जो गवर्नर है अभी वो देख लेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको उनको आप लोगों को मैं कल एक सेशन करवाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, बट डॉक्टर सना करेंगी, और वो आप लोगों का जो एबिलिटी वाला पोर्शन है वो कवर कराएंगी। लेकिन जो आप लोगों का साइंस वाला पोर्शन है ना, जो आप लोगों का साइंस वाला पोर्शन है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी दिखा देती हूँ। जिस तरह अब आप लोग ये देखें, ये आप लोगों का स्पेशल वाला है। स्पेशल वाला एमपीटी कर लें। इसके अंदर जो आपके साइंस वाला पोर्शन है वो कर लें एक तो। दूसरा आपका जो 2022 वाला आपका एमपीटी है वो कर लें। उसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 5 साल के एमसीक्यूज कर लें। तो उसके अलावा आपको साइंस का पोर्शन करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। वो आपकी जो है ना वो तैयारी हो जाएगी। मैं ये चीज़ें शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा हम लोग एक बार इसको साथ कर लेते हैं, उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, आई नीड टू लीव। बट मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं कि HTTP क्या होता है। ये ऐसी रैंडम चीज़ें हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर कौन मेंटेन करता है? वो मैग्नीशियम सल्फेट करता है। और वाटर कंडेंसेशन की एग्जांपल क्या है? ड्यू फॉर्मिंग है। क्या फास्टर है? बेसिकली गैमा रेज फास्टर होंगी या माइक्रोवेव फास्टर होंगी या रेडियो वेव्स फास्टर होंगी? तो इनको जो है ना, आई डू नॉट अग्री विद दिस आंसर, इसको ज़रा एक बार सर्च कर लेगा। डार्क एरियाज जो है वो दीज एरियाज हैव लो डेंसिटी ऑफ गैस, इसलिए ये नज़र आते हैं। कौन सी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो करती है? स्ट्रेटोस्फेयर करती है। किस लेयर के अंदर जो है वो ओजोन होती है? किस लेयर के अंदर जो है, ये देखें, ये मैंने निकाल के रखी थी। ओके, फिर उसके बाद
साइंटिफिक चीज़ जिसको एविडेंस से एक्सप्लेन कर दें उसको थेरी बोल देते हैं। वेल वोल्केनिक इरेक्शन जो है इट्स एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। फिर इस तरह से fusion process is responsible for production of solar energy, while fission process is involved in nuclear energy as an energy source for everyday use. Fission process is a preferred option. क्यों? क्योंकि fission cheaper है। और सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, हेरिडिटरी यूनिट होता है, जीन, बहुत सारे जीन्स आपस में मिलके बेसिकली डीएनए पे होते हैं और फिर डीएनए मिलके क्रोमोसोम बनाता है, फिर क्रोमोसोम मिलके न्यूक्लियस बनाता है, इस तरह के इनके स्ट्रक्चर होते हैं। विंड को कौन मेजर करता है? प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर, और थर्मोमीटर टेम्परेचर का मेजर करता है, और वाटर के प्रेशर को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। एक या एक से ज़्यादा उससे मिलकर जो एक कंपाउंड बनता है, जो एलिमेंट बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। एक या एक एलिमेंट से ज़्यादा मिलके, जिस तरह वाटर हो गया, ठीक है, वाटर भी तो कंपाउंड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो है, gastric juice is a fluid formed within stomach lining, has pH of about 3। 3 pH होने का मतलब क्या है? जो आप वाटर पीते हैं उसकी pH है 7, लेकिन वो 3 बेसिकली शो 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे 1 to 7 ये एसिडिक होगी, क्योंकि वो गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए वो एसिडिक होता है, इसलिए उसको गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, इसलिए उसकी pH 3 है। जो रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था वो ब्राज़ील में है, वो 1992 में हुआ था। फिर जिन द स्पोक्समैन किसने लिखी है? आयशा जलाल ने लिखी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR है, ठीक है। और जिस तरह ये आगे असल में ना ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए कि आईसीस कहाँ काम कर रही है, ठीक है, और हजबुल्ला कहाँ काम कर रही है, और क्या कहते हैं अलकायदा कहाँ से बिलोंग करती थी। इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जिनेवा कन्वेंशन कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी 1949 में, ठीक है। अब फिर आपको बताना चाहिए जापानीज करेंसी का नाम क्या है, ठीक है। टर्किश तो लीरा ही होता है, हमें पता है। फिर उसके अलावा ग्रेट गेम जो है दैट्स अ कंपटीशन अमंग मेजर पावर। मेरा नहीं ख्याल कि ये सेंट्रल एशिया है, इसको एक बार कंफर्म कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सेंट्रल एशिया होगा। मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था। LTTE स्टैंड्स फॉर डैश टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, वो बेसिकली लिबरेशन टाइगर है। और जो इंडिया है उसका किससे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? श्रीलंका के साथ चल रहा है ओवर तमिलनाडु। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बेसिकली ओमान वाली पर्शियन गल्फ से निकल कर आती है, ठीक है, और फिर आगे वहां से बेसिकली हम चाइना का रास्ता है सारा का सारा, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से फिर वो आगे ईस्टर्न चाइना तक जाती है। कोपेनहेगन अकॉर्ड अगेन क्लाइमेट इशू के ऊपर आए थे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पूछे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या है। आपको बेरिंग स्ट्रेट का पता होना चाहिए, 2-3 स्ट्रेट्स के नाम याद कर लें, ठीक है। आपको ये जो MCQs होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एरिया, जिस एरिया को कवर करना है, ठीक है। अगर आपको ऊपर पूछा है कि रियो डे जेनेरो के अंदर अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके आगे जाके उन्होंने कोपेनहेगन अकॉर्ड भी पूछ लिया, तो इसका मतलब है कि अर्थ के जितने मेजर अकॉर्ड्स हुए हैं आपको याद कर लें, ठीक है। जैनुल आबिदीन जो थे वो प्रेसिडेंट थे सीरिया के ट्यूनीसिया के अरब स्प्रिंग में। अगर किसी ने अरब स्प्रिंग पढ़ा होगा तो उसको पता था कि जैनुल आबिदीन वहाँ का क्या था? प्रेसिडेंट था। तो इसका मतलब है कि आप क्या करें कि अभी जो है प्रेसिडेंट्स के नाम याद कर लें। अरब के अंदर आपको पता होना चाहिए सीसी कहाँ का प्रेसिडेंट है, सूडान में जो भी वो आया उसके बाद वहाँ के लीडर्स के क्या नाम है, ठीक है। तो बेसिकली आपने पढ़ने पास पेपर्स है, बट पास पेपर्स के साथ साथ आपने इनके एरियाज को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने यहाँ पे रखी हुई थी आप लोगों के लिए ये SDGs जो थे वो 2015 के अंदर आए थे, और वो गोल्स हैं टू 2030, और ये कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। अब ब्रिक्स जो है वो 2023 में अगस्त में सेशन हुआ था, और उन्होंने इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी और UAE को इनवाइट किया था। पाकिस्तान का भी न्यू सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है USA के साथ। B20 भी न्यू दिल्ली में हुआ है। चेयरमैन FBR कौन है? मलिक अमजद तिवाना। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 31st प्राइम मिनिस्टर है। और नेशनल असेंबली हमारी 9 अगस्त को डिसॉल्व हुई थी। इमरान खान को 5 अगस्त को अरेस्ट किया था। पाकिस्तान का सेंसस अभी 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था, फिर अगस्त में खत्म हुआ था। उसके अकॉर्डिंग 241.5 मिलियन पाकिस्तान के जो है वो आबादी है। ग्रोथ रेट 2.5 है। आपको आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन पता होने चाहिए कि वो कितने मिलियन है।
चंद्रायन जो इंडिया का गया था वो 23 अगस्त को गया था, और वो कहाँ गया था? साउथ पोल ऑफ मून पे गया था। साउथ के सेक्रेटरी जनरल गुलाम सरवर हैं। डिसोल्यूशन हमारी जो प्रोविंशियल असेंबली की हुई थी बलूचिस्तान की, वो अंडर आर्टिकल 1121 हुई थी, और हमजा यूसुफ जो है फर्स्ट मुस्लिम पर्सन, फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि यूरोप के अंदर जिनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिला है, दैट इज द ही इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। फिर ये पाकिस्तान की मेजर सारी की सारी वो है माउंटेन रेंज जो है कराकरम है, कराकरम के अंदर हाईएस्ट है K2, और ये कहाँ पे आती है? बल्तिस्तान में आती है। फिर हिमालय में नांगा पर्वत आ जाती है, तिरछमीर आई हुई है हिंदू कश वाली, और बस ये ऊपर वाली आप याद रख लें कोहे सफेद है, एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सुलेमान है, तख्त सुलेमानी है बलूचिस्तान में, आपको इनके वो भी याद कर लेने हैं, ठीक है। अभी किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, और बाकी ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। यस, ही इज द 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, और कल मैं आप लोगों का एक सेशन कराऊंगी जिसके अंदर हम ये एबिलिटी का पोर्शन कवर कर लेंगे, ठीक है, और ये साइंस वाला पोर्शन भी मैं कवर करा दूंगी। लेकिन ये कल का सेशन जो होगा वो मैं उसकी टाइम बता देती हूँ आप लोगों को किस टाइम पे होगा। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पहले सेकंड अमेंडमेंट है। सेकंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि मुस्लिम्स की जो है ना बेसिकली डेफिनेशन बताई थी। फिर उसके बाद सेवन्थ अमेंडमेंट है, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद एट्थ अमेंडमेंट है जिसके अंदर पाक जो सिस्टम था वो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल कर दिया था। फिर उसके बाद 13th अमेंडमेंट है जिसके अंदर नवाज शरीफ ने इसका सिस्टम दोबारा से पार्लियामेंट्री कर दिया था। फिर 17th अमेंडमेंट है जिसमें मुशर्रफ ने इसको रिवर्स कर दिया था। फिर 17th के बाद हमारे पास कौन सी आती है? 18th आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास 21st आती है जिसके अंदर मिलिट्री कोड्स आ गए थे, और फिर हमारे पास 25th आती है जिसके अंदर इन्होंने कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। इसको याद करने का देखें ना तरीका ये है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री याद कर लें तो आपको इनकी डेट्स के रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता। अच्छा, एक चीज आपने जिस तरह एक बार जो आप लोगों का कल का सेशन है उसमें हम एबिलिटी के पोर्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे, और उसमें मैं आप लोगों को पहले बता दूंगी कि ये चीजें आई हुई हैं, और इनमें से आपने जो इजी वाले क्वेश्चन है वो पहले करने हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप जब भी टाइम वेस्ट करेंगे तो आपने बहुत सारे अपने MCQs और अल्टीमेटली टाइम वो मिस कर देंगे। इसलिए हमेशा पहले पेपर रीड करना है, और इसमें से जो लगे कि हाँ ये पेपर ये मुझे 100% आता है, फौरी लगा के नेक्स्ट की तरफ जाएं, ठीक है। जो आता जाता है उसे करते रहें करते रहें करते रहें, और जिन पे सोचना पड़े ना उन्हें एंड के लिए छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि एंड उस क्वेश्चन की वो वाला क्वेश्चन जिस पे आपको सोचना पड़ रहा है उसकी वजह से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिस कर देंगे जिसके ऊपर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है। बट ही इज द 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 8th केयर टेकर है या वैसे 31st? ठीक है। जो कहते हैं कि इमरान इमरान खान वॉज 22nd। वेट अ सेकेंड। ठीक है, वो क्लेरिफाई हो गया। बेसिकली ही इज द 8th केयर टेकर, लेकिन वैसे अगर इनको गिनती की जाए 31st बनते हैं। लेकिन अगर इमरान खान को देखे, बिकॉज इमरान खान वाज द इलेक्टेड वन, तो ही बिकम्स द 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उर्दू का ना बेसिक रूल्स है वो मैं आपके साथ इस्लामियात में कल पढ़ा चुकी हूँ सारे के सारे। इतना ज्यादा टाइम तो मैंने किसी चीज़ पे भी नहीं लगाया जितना मैंने इस्लामियात पे लगाया। उर्दू की ना बेसिक ग्रामर है वो मैं बेसिक रूल्स शेयर कर दूंगी, 15-20 लाइन याद कर लेना, उसी में से MCQ आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, just remember you have to only do like 33, 66 आपको MCQs आने चाहिए। उनमें से बहुत सारे आपके करंट अफेयर से ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे आपकी हिस्ट्री से ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे इंग्लिश से ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे इस्लामियत से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जितनी चीजें रीड कर सकते हैं उतनी रीड कर लें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर?
किसी को कोई मसला तो नहीं है? करंट अफेयर्स के एरिया जो आपने कवर करना है, जिस तरह देखे ना, आप क्या करो, अम, अभी ना आप ऐसा करो कि न्यूज़पेपर खोलो सितंबर अक्टूबर का, उसके अंदर आप मेन चीज़ें देख लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ का नाम आ रहा है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ बनी कहाँ पर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कहाँ है, वर्ल्ड बैंक बना कहाँ पर है। इसी तरह से गैट कहाँ पे है। अगर आईएमएफ का अगर हमास का पूछा तो हमास कब बनी, हमास के अलावा वहाँ पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन का देख लें, कब इन्वेजन हुई, फिर क्रीमिया कब एनेक्सेशन हुई। जो चीज़ आपको नजर आती है ना, उसकी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नजर आई, जिसमें एससीओ नजर आई, नेटो नजर आई, यूरोपियन यूनियन नजर आई, उनकी आप कब बनी, कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर्स का है, ये देख लें। मैथ्स की अभी कल होगी, इस्लामियात की फाइल में ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, आप ग्रुप में रिक्वेस्ट करो, बाकी सारे बच्चे आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके गाइस, चीज़ों को जो मतलब वो आप मुझे, मनाल आप तो आई थिंक सब मेरी ही स्टूडेंट हो, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलें, नाउ आई हैव टू लीव, और आप लोगों को से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर दें, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा सेशन, और फिर इंशाल्लाह अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे तो फिर मैं कल पढ़ाऊंगी, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।